नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक बहुत जोश वाली क्लास लेकर आया हूं जिसमें आपको अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके जितने भी एग्जाम आ रहे हैं एनटीपीसी और एसएससी जीडी उसके लिए सबसे सफिशिएंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले हम डेली की तरह ये पढ़ते हैं कि आज का इतिहास क्या रहा है, आज के दिन क्या ऐतिहासिक घटना घटी है जिसको हम पढ़ सकते हैं। तो आज ही के दिन जो है 4 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐतिहासिक घटनाएं मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहली घटना है कि 17 सितंबर 1787 को अमेरिका का संविधान पूर्ण हुआ था। ध्यान रखना, अमेरिका का जो संविधान बनकर पूर्ण हुआ था वो कब हुआ था? 17 सितंबर 1787 को बनकर पूर्ण हुआ था। इसके अलावा यह भी बात आपको ध्यान रखनी है कि संविधान जो है ज्यादा बड़ा नहीं है अमेरिका का, लगभग इसमें 19-20 आर्टिकल ही हैं। 17 सितंबर 1876 को बांग्ला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का भी जन्म हुआ था। यह भी ध्यान रखना कि बांग्ला भाषा के बहुत बड़े एक जो है क्या है साहित्यकार है जिनका नाम है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। 17 सितंबर को आपको जो ये ध्यान रखना है, ये इस समय बहुत चर्चा में चल रहा है। 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ था। आपको ध्यान होगा कि भारत में एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के बाद जो है क्या कर लिया गया था? ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया था। 3 रियासत थी ना, हैदराबाद, जूनागढ़ और कुर्ग। ये वाली रियासत भारत में शामिल नहीं होना चाह रही थी, तो इनमें से आपकी जो हैदराबाद रियासत है इसमें क्या कर लिया गया था? भारत में इसका विलय कर दिया गया था ऑपरेशन पोलो के बाद। 17 सितंबर 1999 को ओसामा बिन लादेन का भारत के विरुद्ध जिहाद का ऐलान किया था। आज ही के दिन क्या किया था? ओसामा बिन लादेन ने भारत के विरुद्ध एक नारा दिया था जिहाद का। ठीक है, जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध। जिहाद का मतलब अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो जिहाद का मतलब होता है धर्मयुद्ध। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? दरअसल वही मैं मसला आपको बता रहा हूं कि एक विवाद चल रहा है। विवाद ये चल रहा है कि भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये चाह रही है कि ये प्रजापालन दिवस ना मनाया जाए, और जो तेलंगाना की सरकार है वो ये क्या कह रही है कि हम जो है क्या मनाएंगे? प्रजापालन दिवस मनाएंगे। दरअसल कहानी ये है कि हम 1948 में क्या हुए थे कि हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल हमने जो है ऑपरेशन पोलो से किया था। तो इसमें केंद्र सरकार कह रही है कि आप इसमें कुछ और दिवस जो है मनाओ, ना कि प्रजापालन दिवस मनाओ। तो इसमें इन दोनों को जो है काफी विवाद का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना राज्य ने क्या कर दिया? प्रजापालन दिवस मनाने का निर्णय ले लिया है। ठीक है, इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि ऑपरेशन पोलो से निजाम रियासत का जो है आज ही के दिन क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया गया था, और हैदराबाद को भारत संघ में जो है क्या कर लिया था? शामिल कर लिया था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन के हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम का नाम ध्यान रखना, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान हैदराबाद के अंतिम निजाम थे। ये आपका क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आया हुआ है। अब की बार हैदराबाद का जो ऑपरेशन पोलो है उसकी जो अंतिम तिथि थी, ऑपरेशन पोलो जिस दिन स्टार्ट हुआ था, जब भारत में आपका हैदराबाद विलय हुआ था, तो वो विवादों का विषय बना हुआ है। इसलिए मीर उस्मान अली का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तेलंगाना से ध्यान रखना है, तो तेलंगाना राज्य आपका 2014 में बना था। आपको यह भी ध्यान रखना है, 2014 में आपका तेलंगाना राज्य बना था। आपको यह भी बात ध्यान रखनी है, तेलंगाना की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। सीएम की अगर बात करें तो सीएम यहाँ के कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। और अगर यहां से पूछा जाए कि इनके राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखना जिष्णुदेव वर्मा। राज्यपाल कौन है यहाँ के? इनके जिष्णुदेव वर्मा यहाँ के राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर मतलब धरती से वायु में मारने वाली क्षमता की जो एक मिसाइल है उसका हाल ही में परीक्षण जो है कहां पर किया है? तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा जो हम क्या करते हैं मिसाइल परीक्षण, हमारे लगभग 99% जो मिसाइल परीक्षण है वो उड़ीसा के चांदीपुर द्वीप पर ही किए जाते हैं। तो हमने क्या किया हाल ही में जो है आपकी VLSRSAM का सफल परीक्षण जो है क्या है किया है। ध्यान रखना ये क्या है आपकी? ये आपकी सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर मतलब सतह से वायु में मार करने वाली, सतह से वायु में मार करने वाली जो है वो क्या है? सतह से वायु में मार करने वाली आपकी एक मिसाइल है। अभी हाल ही में तुम्हें ध्यान भी होगा कि हमने थोड़े दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले क्या किया था? एक
ब्रह्मोस 4 मिसाइल का भी क्या किया था, एक सफल परीक्षण किया था। ये भी आपकी कम दूरी की मिसाइल है जो कम दूरी पर मार करती है। इसके अलावा जो ब्रह्मोस 4 है वो भी आपकी कम दूरी की मार करने वाली मिसाइल थी। बस ये ध्यान रखना कि ब्रह्मोस जो मिसाइल थी 4 वाली वो आपकी सतह से सतह पर मार कर रही थी, ये सतह से एयर में मार कर रही है। इसके अलावा ध्यान रखना भारतीय नौसेना डीआरडीओ ने जो है ये क्या किया है, आपका वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जिसको कहा जा रहा है VLSRSAM, इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। इसमें डीआरडीओ की प्रमुख भूमिका रही है और इसका जो उत्पादन किया है वो डीआरडीओ के साथ मिलकर भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसका जो उत्पादन किया है डीआरडीओ और भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा किया गया, इस बात को ध्यान रखोगे। अगला आपका ध्यान रखना कि VLRSAM जो है ये इजराइल के द्वारा हमें दी गई क्या है, तकनीक है। इजराइल ने हमें ये वाली टेक्निक जो है दी थी, ठीक है। और इसके अलावा जो इजराइल की हम पुरानी मिसाइल का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है बराक 1 मिसाइल, हम उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे और ये उससे अच्छी जो है क्या है, आपकी एक मिसाइल है। सुपरसोनिक सी स्कीमिंग, खतरों से ये क्या करेगी, बचाव करेगी। मतलब जो मिसाइलें सुपरसोनिक स्पीड से भारत में आएंगी उन मिसाइलों से बचाव के लिए इसको जो है किया जाएगा, रखा जाएगा और ये सतह से एयर में क्या करेगी, मार करेगी। मारक क्षमता इसकी जो है वो 50 किलोमीटर है, ध्यान रखना 0 से 50 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। डीआरडीओ के बारे में और समझ लेते हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। डीआरडीओ को अगर आपसे पूछा जाए क्या कहा जाता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसको कहा जाएगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपको बताइए, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के प्रमुख की अगर बात करें, डॉक्टर समीर वी कामत जो है वो क्या है, डीआरडीओ के प्रमुख है। डॉक्टर समीर वी कामत क्या है, डीआरडीओ के प्रमुख हैं। इसके अलावा आपसे अगर पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा साल्ट पैन लैंड भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा है, मतलब यार एक ऐसा शब्द है, ज्योग्राफिकल टर्म का एक शब्द है, आपने सुना ही नहीं होगा सब इससे पहले कभी ये वाला शब्द के आपका साल्ट पैन लैंड क्या है। देखो सबसे पहले ही तो मैं बात बता दूं कि इसका आंसर आपका क्या है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में ये जो है छिड़ा हुआ है विवाद। विवाद का कारण क्या है, विवाद का कारण है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो दिख रहे हैं आपको नमक वाले जो एरिया है, नमक वाला जो एक मैदान है उसका नाम होता है साल्ट पैन लैंड। क्या नाम होता है उसका, साल्ट पैन लैंड। एक्चुअल में साल्ट पैन लैंड आप ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा मैदान होता है जहां पर नमक की एक बड़ी सी लेयर होती है और इसमें बहुत सारे जीव जंतु और बहुत सारा जो क्लाइमेट है वो हमारा छिपा हुआ है। मैं एक एक पॉइंट को आपको समझाता हूं। देखो क्या है पॉइंट, ये है कि अभी मैंने क्या बोला इसका आंसर, सॉरी इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। ये दरअसल आंध्र प्रदेश, गुजरात, ध्यान रखना ये गुजरात और आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में फैला हुआ है। इसमें आप ध्यान रखना कि केंद्र सरकार ने मुंबई में 256 एकड़ साल्ट पैन भूमि को धारावी जो है परियोजना के नाम पर जो है वो क्या कर दिया है, धारावी परियोजना के नाम पर जो है वो क्या कर दिया है, दे दिया है। इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि ये आंध्र प्रदेश और कहां पर है, आपका महाराष्ट्र में है और आपका कहां पर है, गुजरात में है। तो यहां महाराष्ट्र सरकार ने तो अपना दे दिया है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की सरकार जो है वो भी इसको देने के लिए घोषणा कर चुकी है कि हम भी इसको देंगे। तो आंध्र प्रदेश की जनता भी इसका विरोध कर रही है, महाराष्ट्र की भी जनता इसका विरोध कर रही है। इसमें ध्यान रखना कि ये नमक का तालाब जो है, ये तालाब जो है वो किसका होगा, नमक का होगा। और मैदान जो है ये क्या होते हैं, नमक से बिल्कुल ढके हुए खनिजों के होते हैं। इसमें और क्या होता है कि भारत में 60,000 एकड़ में, ध्यान रखना 60,000 एकड़ में आपके साल्ट पैन जो है फैले हुए, 60,000 एकड़ में साल्ट पैन फैले हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा जो पैन है वो आपका दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका नमक पैन है वो सलार दे अयूनी है और वो कौन से देश में है, बोलीविया में। ध्यान रखना दुनिया का सबसे बड़ा जो आपसे पूछा जाए नमक पैन मैदान जो है वो कहां पर है, तो वो बताना सलार दे अयूनी पर है, वो कहां पर है, बोलीविया में। इसके अलावा नमक से 2 क्वेश्चन और बना सकते हो आपके, भारत में सबसे ज्यादा नमक जो पैदा होता है वो कहां पर होता है, तो भारत का 71% नमक जो है वो गुजरात से पैदा होता है। और ये जो आपका पूरा का पूरा साल्ट पैन भूमि है, ये साल्ट पैन भूमि क्या करता है, जो कोस्टल वाला एरिया है वहां के जो क्लाइमेट का जो संतुलन है उसको बनाने का क्या करता है, ये काम करता है, वहां के क्लाइमेट के संतुलन को बनाने का काम करता है।
भारत का अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य जहां पेपरलेस चुनाव किया गया, मतलब अभी तक जो चुनाव है वो सारे के सारे किससे हो रहे हैं, पेपर से हो रहे हैं, बट पहला ऐसा चुनाव जो पेपरलेस हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में अभी जो है वहां पर क्या हुआ, एक लोकल चुनाव हुए, तो उन लोकल चुनाव में पहली बार क्या किया गया, पेपर का प्रयोग नहीं किया गया। ध्यान रखना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत का पहला कागज रहित मतदान केंद्र बना है, जो है कौन बना है, कागज रहित मतदान केंद्र बना है। इसके अलावा ध्यान रखना है कहां पर है, तो आपका बैरसिया विकासखंड क्षेत्र का रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत है, रतुआ रतनपुर ग्राम पंचायत है, कहां पर, आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। यहां पर देखो वोटिंग परसेंटेज भी काफी अच्छी है, यहां पर 84% वोट जो है दिए गए हैं। इसमें चुनाव आयोग, इसे ध्यान रखना कि बस ये पहली बार मध्य प्रदेश ने ऐसा करके दिखा दिया भारत को कि आप बहुत बड़े लेवल पर जो है क्या करवाते हो, पेपर का दुरुपयोग करवाते हो, तो आने वाले समय पे हमारा करोड़ों रुपए जो है वो चुनाव में बच जाएगा, जिससे हम पेपरलेस चुनाव कर सके। अब ध्यान रखना कि राज्य चुनाव आयोग और चुनाव आयोग से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चुनाव आयोग आपका आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए किसमें आता है, तो आपका चुनाव आयोग 324 के अंतर्गत आता है, और भाग 15, ध्यान रखना भाग क्या है चुनाव आयोग का, भाग 15 है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि राज्य चुनाव आयोग कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो राज्य चुनाव आयोग आपका आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। राज्य चुनाव आयोग आपका आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा, मोहन यादव है। कौन है, मोहन यादव है। राज्यपाल गंगूबाई छगनभाई पटेल है। कौन है, राज्यपाल गंगूबाई छगनभाई पटेल। ठीक है, राज्यपाल कौन है, गंगूबाई छगनभाई पटेल है। अगला क्या है, विश्व ओजोन दिवस। भाई साहब ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट है, क्योंकि ये तो हर बार आता ही है पेपर में। ठीक है, अब की बार भी आएगा, हर बार ही आता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को। 16 सितंबर में ये भी ध्यान रखना कि आपका रेड पांडा दिवस, रेड पांडा दिवस आपका, ये भी आपका 16 सितंबर को ही मनाया जाएगा। रेड पांडा दिवस भी कब मनाया जाएगा, 16 सितंबर को। पांडा दुनिया में जहां भी है सभी प्रकार के पांडाओं को, अगर आपसे पूछा जाए किसने गोद ले रखा है, तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपका आंसर आना चाहिए, चीन ने दुनिया के सभी पांडाओं को गोद ले रखा है, क्योंकि चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो है आपका रेड पांडा। आंसर क्या है, विश्व ओजोन दिवस का 16 सितंबर। थीम की अगर बात करें, इसकी थीम क्या है, तो ध्यान रखना थीम है इसकी जीवन के लिए ओजोन। थीम क्या है इसकी, जीवन के लिए ओजोन है। कई बार पूछा जाएगा कि ओजोन की खोज किसने की थी। ओजोन की खोज शुरू में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना कि 1934 में चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन के द्वारा, किसके द्वारा, चार्ल्स फैब्रिक और हेनरी बुइसन के द्वारा क्या किया गया था, इसकी खोज की गई थी। और ध्यान रखना ओजोन छिद्र, ओजोन छिद्र से बहुत बार क्वेश्चन आया कि ओजोन छिद्र की खोज किसने की, तो ओजोन छिद्र की खोज ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन संकलिन, ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन संकलिन के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1985 में। ध्यान रखना कब, 1985 में। सूर्य की हानिकारक जो किरणें आती हैं, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, उन सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाती है वो ओजोन परत होती है। ओजोन आपकी बनती कैसी है, O2 जब क्या करती है, ऑक्सीजन जब आपकी टूटती है तो वो क्रिया करती है और ये आपकी O3 बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर अगर जहां हम रह रहे हैं यहां पर ओजोन है, तो ये हमारे लिए हानिकारक है, और अगर यही वाली जो परत है हमारे कहां पर है, वायुमंडल में है, तो ये हमारे लिए क्या है, लाभदायक है। ठीक है, ओजोन की अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन की इकाई क्या होती है नापने की, तो इसकी इकाई जो है वो क्या होती है, डॉप्सन होती है। ध्यान रखना, ओजोन को मापने की जो इकाई है उसका नाम क्या है, डॉप्सन होता है। इसके अलावा ध्यान रखना ओजोन कहां पर पाई जाती है, तो आपको पता ही होगा कि सबसे पहले क्या होता है, क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होती है, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। ठीक है, इसको आप जितने भी आपके मंडल हैं उनको आप ऐसे याद रखना, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर, छोड़ सबको मैं आया बाहर। तो इससे आपकी जो वायुमंडल की परत है वो आपको याद हो जाएगी। कैसे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये आपके क्या हैं, मंडल है। ठीक है, इसके अलावा ओजोन परत जो है कहां से कहां तक पाई जाती है, तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई से
30 किलोमीटर की ऊंचाई तक आपकी जो है ओजोन गैस पाई जाएगी। इसके अलावा हानि की अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC, ये जो है क्या कर रही हैं, ये दो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और इसके अलावा हाइड्रोक्लोरोकार्बन है, ये क्या कर रहे हैं, ओजोन गैस को धीरे धीरे ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं। तो हमें जो है क्या करना है, इनके उत्पादन में कमी करनी है। ये आपसे कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो है वो क्या है, तो आप जो फोमिंग वाली सेविंग करते हैं ना, उसमें जो निकलने वाली गैस होती है उसको क्या कहा जाता है, HCFCS। क्या कहा जाएगा, HCFCS कहा जाएगा। 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल एक शहर है, वहां पर एक प्रोटोकॉल लागू हुआ था और उस 16 तारीख की वजह से ही हम जो है क्या मनाते हुए आ रहे हैं, आपका एक दिवस मनाते हुए आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ओजोन दिवस। मैंने इतनी सारी चीजें आपको एक ही साथ बता दी, आप ध्यान रखना। अगला एक क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में राहुल द्रविड़ को किस टीम के प्रमुख कोच बनाया गया है। अभी जो हमारे इंडिया टीम के जो कोच थे वो राहुल द्रविड़ थे, उसके बाद जो है राहुल द्रविड़ के स्थान पर गौतम गंभीर जो है भारतीय टीम के क्या बने, कोच बने। अब राहुल द्रविड़ जो है वो किसके, ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स टीम जो है, राजस्थान रॉयल्स टीम के क्या बने हैं, राजस्थान रॉयल्स टीम के क्या बने हैं, ये आपके नए कोच बने हैं। इससे पहले जब आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था तो इन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था आईपीएल का राजस्थान के साथ ही शुरू किया था। तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के नए कोच जो है बन चुके हैं। इससे 2-3 क्वेश्चन ध्यान रखना, आईपीएल 2008 में शुरू हुआ था और पहली जो आपकी आईपीएल की अगर बात करें विजेता टीम थी, अगर पहली विजेता टीम की अगर बात करें तो वो कौन सी थी, आपकी राजस्थान रॉयल्स ही थी। इस समय राजस्थान रॉयल्स टीम के जो कप्तान है वो कौन है, संजू सैमसन है। पिछली बार राजस्थान रॉयल्स बहुत चर्चा में रही थी क्योंकि वो हर छक्के पर क्या लगवा रहे थे, 10 पेड़ लगवा रहे थे, इसलिए राजस्थान रॉयल्स जो है वो चर्चा में रही थी। तो ध्यान रखना, राजस्थान रॉयल्स से कई बार ये भी पूछा जाता है कि उनका होम ग्राउंड क्या है, तो आपका जो जयपुर का जो क्रिकेट मैदान है वो राजस्थान का क्या है, होम ग्राउंड है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर, उत्तर प्रदेश के आगरा में चिंतन शिविर शीर्षक से 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन नेशनल रिव्यू कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये आपका किस मंत्रालय के द्वारा ये आपका आयोजन किया गया, तो आप इसमें बताना कि इसका आयोजन सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है ये किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि यार ये इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मेन ये है कि जो वंचित वर्ग है उनके कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं, कई बार उनको यही नहीं पता चल पाता कि सरकार हमारे लिए योजना क्या बना रही है, तो उनको सही तरीके से जो योजना उनके लिए बनी है उनको वो चीजें समझाने के लिए इसका आयोजन आगरा में किया जा रहा है। समझ में आ गई बात। इससे आप 2 चीज और समझना कि इसकी अध्यक्षता किसने की, तो हमारी जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है इसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। वर्तमान में ध्यान रखना कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है हमारे, तो इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। क्या नाम है इनका, इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगला एक क्वेश्चन है, सितंबर 2024 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में आपकी एग्रीश्योर एक योजना आई है जिसका नाम क्या है, एग्रीश्योर। एग्रीश्योर योजना का जो शुभारंभ है दिल्ली में किसके द्वारा, भारत के कृषि मंत्री के द्वारा जो है वो क्या है, किया गया है। तो आप ध्यान रखना, योजना का नाम क्या है, स्टार्टअप एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए योजना का नाम है एग्रीश्योर योजना। कौन सी योजना है, एग्रीश्योर। एग्रीश्योर के लिए भारत सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए का जो है फंड जुटा लिया है। इसमें ध्यान रखना कि एग्रीश्योर का ये कहना है कि जितने भी किसान जो इसमें शामिल होंगे उनको डेवलप करने के, उस पूरे डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए सरकार को लगभग क्या लगेंगे, 10 साल लगेंगे। और इसमें फंडिंग जुटाने वाली जो संस्था है वो नाबार्ड की एक जो है क्या है, एक छोटी उपक्रम है। जो नाबार्ड आपको पता होगा जितनी भी जो केंद्रीय योजनाएं बनती हैं उन केंद्रीय योजनाओं में लगभग जो है सभी योजनाओं में पैसा देने का काम करता है, नाबार्ड करता है। नाबार्ड की एक छोटी संस्था है, उसके द्वारा इसमें फंडिंग की गई है। फंडिंग का ध्यान रखना 750 करोड़ है और कितने साल के लिए, 10 साल के लिए की गई है। इसका लाभ जो है वो किसको मिलेगा, तो आप ध्यान रखना कि इसमें जो मशीनरी है वो किसानों को किराए पर दी जाएंगी
और किराए पर देने के बाद जो है किसान क्या करेंगे, उन सारी मशीनरी से अपना स्प्रे, जुताई, बुआई वो सारी करने के बाद उनको वापस दे सकते हैं। तो उससे उनकी टेक्नोलॉजी के साथ जो है मित्रता बढ़ेगी और उनकी जो मतलब आप कह सकते हैं जो काम 4 दिन में होता था वो 1 दिन में हो जाएगा। ये इससे लाभ मिलने वाला है। ध्यान रखना कि इस समय भारत के जो कृषि मंत्री हैं वो कौन है, तो आपको पता ही है कि शिवराज सिंह चौहान वो क्या है, भारत के कृषि मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पहला निजी स्पेस वॉक पूरा किसने किया है। दरअसल क्या है कि एक कंपनी है स्पेस वॉक, ठीक है, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स कंपनी ने क्या किया है कि पहली बार उसने एक प्रोग्राम शुरू किया कि अगर कोई भी व्यक्ति दुनिया का स्पेस में जाना चाहता है तो वो हमारे से संपर्क करे और हम उसको जो है क्या करेंगे, स्पेस में लेके जाएंगे और स्पेस में उसको घुमाएंगे। तो आपके 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम क्या है आपका जेरेड इसाकमैन और सारा गिलिस। इन 2 व्यक्तियों ने क्या किया है, स्पेस में गए, ये अरबपति हैं और एलन मस्क ने सबसे पहले इन दोनों को ही क्या किया है, भेजा है। ध्यान रखना कि अंतरिक्ष यात्री जो है ये दोनों हैं और इसके अलावा जो स्पेस एक्स कैप्सूल के द्वारा जो है ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सामान्य व्यक्ति एस्ट्रोनॉट के अलावा अंतरिक्ष में गया हो। स्पेस एक्स से तुम्हें ध्यान रखना है कि स्पेस एक्स कंपनी के जो मालिक हैं वो कौन है, आपके एलन मस्क हैं। और एलन मस्क ने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना जो है वो कब की थी, 2002 में की थी। इसके अलावा आप ध्यान रखना कि इसका मुख्यालय कहां पर है, टेक्सास में है। ठीक है, अभी हाल ही में चर्चा चल रही है कि ये अपना टेक्सास से मुख्यालय कहां पर लेके जाएंगे। हो सकता है ये मैक्सिको या हो सकता है कि वेटिकन मैक्सिको के अलावा किसी और जो शहर में भी लेके जा सकते हैं। ध्यान रखना कि कार्य मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, दरअसल आप कहोगे कि स्पेसएक्स पैसे कैसे कमाती है, तो जो मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं ना, उन मोबाइल के सिग्नलों को प्रोवाइड कराने का काम कौन करती है, स्पेसएक्स करती है, उससे इसको पैसे मिलते हैं। तो ये स्पेसएक्स जो है बहुत ज्यादा मतलब आप सैटेलाइट के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके अलावा इनकी 2 कंपनियां और हैं, आप ध्यान रखना कि एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला और एक कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। ये 2 कंपनियां भी किसकी हैं, ये आपकी एलन मस्क की ही कंपनियां हैं। ठीक, इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट क्वेश्चन है, जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि जो ये पूरा वाला जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, इसमें आपको ये पूरा एरिया दिख रहा होगा, तो इसमें बार बार चर्चा का जो है वो विषय बना रहता है ILP, इनर लाइन परमिट। इसमें कई बार विवाद भी हुए हैं कि आप जो है म्यांमार के या चीन के लोगों को इनर लाइन परमिट देते हो तो भारत में बेरोजगारी बढ़ती है। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि भारत में दूसरे देशों की मुद्रा भी क्या है, इनर लाइन परमिट से आती है, तो उससे भारत की इकोनॉमी को लाभ भी होता है। तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस दोनों है। अभी इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, तो ध्यान रखना कि नागालैंड के किन जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हो गई है। तो नागालैंड के कौन से, चुमैकोदीमा, न्यूलैंड और दीमापुर जो जिले हैं, इनमें क्या किया गया है, ILP इनर लाइन परमिट को जारी कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना क्या किया गया है, दीमापुर, न्यूलैंड और चुमाओ के दीमा, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया है, इनमें आपका ILP जारी कर दिया गया। इससे होगा क्या, आप ऐसे समझो कि ये आपका क्या है, आपका ये वाला एरिया जो है इसमें ये नागालैंड है। तो नागालैंड में क्या होता है कि नागालैंड में म्यांमार के जो आसपास के जो गांव हैं, यहाँ के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ सकते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन, 15 दिन तक रहेंगे और 15 दिन के बाद उनको वापस जाना जरूरी है। अगर वो 15 दिन के बाद वापस नहीं जाएंगे तो उनको ये माना जाएगा कि वो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो उनको फिर कुछ चार्ज लेकर लगभग 150 से 180 रुपए का चार्ज लिया जाता है और उसके बाद उनका 15 दिन के लिए ILP कार्ड बना दिया जाता है। सरकार कह रही है कि हम इससे पैसे भी कमा रहे हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कि भारत के जो मजदूर जो ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो म्यांमार के मजदूर आते हैं और वो कम पैसे में काम कर जाते हैं, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। ये ध्यान रखना। तो इसमें नागालैंड में तो मैंने ILP के बारे में आपको पूरा बता ही दिया कि ILP क्या है। नागालैंड के बारे में और ध्यान रखना कि नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो क्या है, कोहिमा। नागालैंड के मुख्यमंत्री आपको ध्यान रखना है नेफ्यू रियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, नेफ्यू रियो। और राज्यपाल की अगर बात करें तो ला गणेशन, श्री ला गणेशन। ठीक है, इनको कई बार ला गणेशन भी कहा जाएगा। ठीक है, ला गणेशन जो है वो क्या है, नागालैंड के राज्यपाल है और यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है जिसका नाम क्या है, हॉर्नबिल। ठीक है, हॉर्नबिल यहाँ का एक पक्षी है और उसी के नाम पर यहाँ पर जो है क्या है, त्योहार मनाया जाता है। तो नागालैंड से इतने सारे क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, नागा पहाड़ी। कई बार पूछा जाता है कहां पर है, तो नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में ही है।
तो आज आपने जो जितने भी 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें मैंने कम से कम आपको 70 से 80 सवाल बताए होंगे। अगर आप पर डे आप क्लास लेंगे तो आपको 70 से 80 जो है स्टैटिक क्वेश्चन आपको 10 सवालों के साथ साथ मिल जाएंगे। यहां तक आपने वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम सिलेक्शन 360 को आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर हम आपको कल वाली क्लास में। धन्यवाद।